जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप देखते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, यार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप देखकर ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यहां से 1 से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका हम लोग जो है कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे कि अवकल समीकरण है क्या। समझ में आ रहा है अवकल समीकरण है क्या? तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि अवकल समीकरण जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पर लिखे y बराबर cos x, ठीक है, y बराबर cos x, और इसका जो है एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx प्लस साइन x बराबर में 0। ये जो आपका यहां पर समीकरण दिख रहा है, ठीक है, इसी समीकरण को कहते हैं अवकल समीकरण। यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के पश्चात, किसी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के पश्चात जो आपको इक्वेशन प्राप्त होता है, जो आपको समीकरण प्राप्त होता है, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझिए कि यदि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ये आया है और हमको पुनः कहे कि फंक्शन क्या है, यानी ये फंक्शन आपको निकालने के लिए कहे, तो सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। अब आप इस फंक्शन का सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ना, इसका यदि सीधे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो इसको कहते हैं व्यापक हल। यानी जब ये आपको दिया हुआ रहे और जब इससे कहे कि इसका व्यापक हल निकालिए, ठीक है, यानी कौन ऐसा फंक्शन था जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, वो फंक्शन बताइए। ठीक है, तो फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए जो अवकल समीकरण दिया हुआ रहता है, उसी अवकल समीकरण का जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आपका जो है ये निकल के आ जाता है और इसी को कहते हैं उसका व्यापक हल। समझ में आ रहा है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि अवकल समीकरण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उससे भी एक इक्वेशन बनकर आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो भी आपका अवकल समीकरण कहलाएगा। तो कुल मिलाकर आप यही समझ सकते हैं कि जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, चाहे 1 बार डिफरेंशिएशन करें या 2 बार डिफरेंशिएशन करें या 3 बार डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करने के पश्चात जो इक्वेशन प्राप्त होता है, जो समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलिए, अब इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो आपसे सवाल पूछता है, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है समाकलन गुणांक के बारे में। सबसे पहले समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, गौर कीजिएगा एकदम, समाकलन गुणांक के, तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, ठीक है, समाकलन गुणांक को कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर, ठीक ना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आईएफ। समाकलन गुणांक को शॉर्ट में लिखते हैं आईएफ, ठीक ना। अब आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा, ठीक ना, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी वीडियो में आपको एक ही बार में समझा देंगे कि समाकलन गुणांक कैसे निकालना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन का समाकलन गुणांक आप कितना आसानी से निकाल पाएंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी उसका ट्रिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आईएफ का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन होगा QUESTION, जो आपका क्वेश्चन होगा वो कैसे पूछेगा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन का टाइप होगा कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए। जितना कह रहे हैं उतना समझने का प्रयास कीजिएगा।
जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई भी ना ही फंक्शन होना चाहिए ना ही कोई कांस्टेंट होना चाहिए गुना के रूप में, ये बिल्कुल अकेला होना चाहिए, बिल्कुल अकेला होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये बिल्कुल अकेला होगा तो प्लस यहां पर देखिएगा, यहां पर कोई फंक्शन हो सकता है, हाँ यहां पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, यहां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और प्लस माइनस के ठीक बगल में यहां पर कोई फंक्शन हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है बउआ? या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? इसके बाद हाँ, यदि कोई फंक्शन होगा और कोई कांस्टेंट होगा तो आपको ध्यान में रखना है, देखिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि यहां पर dy है तो फंक्शन या कांस्टेंट के ठीक बगल में y होगा, ठीक बगल में क्या होगा, y होगा, और इसके बराबर में भी यहां पर या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। समझ लीजिए ठीक से, फिर से एक बार समझ लीजिए सवाल के टाइप को, ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। हाँ फिर से देखिए, dy बटा dx बिल्कुल अकेला होगा, इसके साथ ना ही कोई फंक्शन होगा ना ही कोई कांस्टेंट, ना ही गुना में होना चाहिए ना ही जोड़ में ना ही घटाव में। ठीक है, dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि इसके बगल में या तो यहां प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब इसके ठीक बगल में यहां पर या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, या तो यहां पर कोई फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि यहां पर y है तो यहां पर भी y रहेगा, यदि यहां x होगा तो यहां पर भी x होगा। ठीक है, हाँ, और इसके बराबर में या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। ध्यान में रखिएगा कि यहां पर यदि y है तो यहां पर जो फंक्शन होगा x वाला फंक्शन होगा। ठीक है, और यहां पर भी जो फंक्शन होगा वो x वाला फंक्शन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए इसी में दूसरा टाइप कि आपका dx बटा dy भी हो सकता है। ठीक है, dy बटे dx के जगह पर dx बटा dy भी होगा तो यह भी बिल्कुल अकेला होना चाहिए। dx बटा dy बिल्कुल अकेला होना चाहिए, इसके साथ ना ही कोई फंक्शन जोड़ में होगा ना ही कोई फंक्शन घटाव में होगा और ना ही कोई फंक्शन गुना में होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अब इसके बगल में या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब यहां पर कोई फंक्शन होगा, यहां पर कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब ऊपर में x है तो इसके बगल में x ही होना चाहिए, जब ऊपर में x है तो इसके बगल में x ही होना चाहिए। इसके बाद इसके बराबर में या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। सुन लीजिए, यदि यहां पर x है तो बगल वाला फंक्शन y वाला होना चाहिए, बगल वाला फंक्शन y वाला होगा और यहां वाला भी फंक्शन y वाला होगा। ठीक है बउआ, यहां वाला भी फंक्शन क्या होगा, y वाला होगा। बस आपके बोर्ड एग्जाम में यही दो टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बस यही दो टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है और आपको कहेगा कि इसका समाकलन गुणांक निकालिए, यानी कि IF का मान निकालिए। ठीक है, आपको सवाल दे देगा इस रूप में और कहेगा कि इसका समाकलन गुणांक निकालिए। एग्जाम्पल देंगे आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे उससे पहले आपको एक सवाल देते हैं। अब सवाल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। आइए हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन यहां देते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपका है कि dy बटा में dx
अब प्लस है 2y, अब बराबर में आपका है cos x, बराबर में कितना है बउआ cos x, बराबर में कितना है cos x। देख लीजिए जैसा आपको यहां पर कहा गया है वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि dy बटे dx बिल्कुल अकेला होगा, तो अकेला है, dy बटा dx के साथ कुछ भी नहीं है, dy बटा dx बिल्कुल अकेला है। क्या कहता है कि यहां पर कोई यहां पर y होगा, सॉरी यहां पर कोई फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। यदि नहीं रहेगा तो एक जरूर रहेगा, समझ लीजिए। अच्छा आइए इसके बाद यहां पर जो है, यहां देखिए y है तो यहां पर भी आपको y दिख रहा है ना। अब इसके बाद यहां भी आपको एक फंक्शन दिख रहा है, आपको बोले हैं कि जब ये y होगा, जब ये y होगा तो यहां पर या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन होगा। यदि फंक्शन होगा तो x वाला फंक्शन होगा, लेकिन कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी फंक्शन जो है किसका होना चाहिए, x वाला फंक्शन होना चाहिए। बस आपका काम बन गया, बस इतना यदि है आपके सवाल में तो आपका काम बन गया। अब आपको समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहेगा IF का मान, तो IF का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा e के पावर में यहां पर y के साथ जो फंक्शन या कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन, हमेशा आपको यही काम करना है। e के पावर में y के साथ यानी इसके साथ जो फंक्शन होगा या जो कांस्टेंट होगा उसी का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक ना। हाँ तो बताइए कि 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x होगा, नहीं होगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x होगा, यानी इसका समाकलन गुणांक जो हो जाएगा आपका e के पावर 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन गुणांक जो होगा e के पावर 2x के बराबर हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, किसी को दिक्कत है क्या। अब 1-2 सवाल इसी पर हम आपको करके दिखाते हैं, ऐसे ही सवाल ठीक से देख लीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से। यदि 1-2 सवाल और हम यहां पर रखें तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहां ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल और आपका है कि dy बटा dx प्लस y बराबर 1, dy बटा dx प्लस y बराबर 1। अब इसका निकालना है समाकलन गुणांक। देख लीजिए dy बटा dx अकेला होना चाहिए, बिल्कुल अकेला है, इसके बगल में या तो कोई फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है ना, 1 लिखेंगे। हाँ और इसके बाद यहां पर या तो कोई फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल है। समाकलन गुणांक निकालना है ना बउआ, तो IF बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर में y के साथ जो कांस्टेंट है या जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो y के साथ क्या है 1 ना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यानी इसका IF का मान यानी समाकलन गुणांक का मान e के पावर x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए एक सवाल और, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा सवाल आपका है dy बटा dx, देखिए यहां पर dy बटा dx प्लस py बराबर में q। हाँ dy बटा dx प्लस py बराबर में q। अब देखिए क्या कर रहा है, यहां पर dy बटा dx बिल्कुल अकेला है, यहां पर देखिए आपको y दिख रहा है, क्योंकि यहां पर y है तो यहां भी y दिख रहा है। यहां पर आपको p के जगह पर या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, यहां भी q के जगह पर या तो कोई फंक्शन होगा या फिर क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अब कहता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, तो समाकलन गुणांक यानी IF बराबर e के पावर में इसका इंटीग्रेशन, अब जो यहां पर होगा अभी p है ना, तब p का इंटीग्रेशन हो गया इसका आंसर, e के पावर में p का इंटीग्रेशन निकल गया समाकलन गुणांक। समझ में आ गया, देखिए कितना आसान है। हाँ अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी हमेशा ही खालिए रहेगा, नहीं, हमेशा खालिए नहीं रहेगा, कभी कभी वहां पर कोई कांस्टेंट या कोई फंक्शन भी आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहां पर अभी हम ले रहे हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन वैसा रख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका है, गौर कीजिएगा, का ढनर कर रहा है रे भाई। देखिए क्वेश्चन आपका है, देखिए x इंटू dy बटा में dx
हाँ x इंटू डी वाई बटा में डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर। अब गौर कीजिए, हम आपको बार बार कह रहे थे कि डी वाई बटा डी एक्स अकेला होना चाहिए, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स के साथ यहाँ x भी आ गया। अब क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गया, मामला फंस गया। मामला फंसा नहीं है चला, मामला फंसा नहीं है, आसान हो गया है। हाँ, आपको यहां x दिख रहा है ना गुना में बउआ, x को हटाना है ना, चुप्पे वो काम कर लीजिए ना, x से यहां विभाग, x से यहां विभाग और x से यहां विभाग। कहने का मतलब है कि dy बटा dx के साथ यदि कोई कांस्टेंट या कोई फंक्शन गुना के रूप में आ जाए और उसको हटाना है, क्योंकि हटाना तो पड़ेगा ही, हटाने के लिए क्या करना है कि उसी कांस्टेंट या फंक्शन से आपको सब में भाग कर देना है। ये देख लीजिए, इसे ही कट गया, हाँ, यहाँ 2x से 1x कट गया, बात खत्म। आपको किसी से मतलब नहीं है, मतलब किससे है गौर कीजिएगा, इसको सजा कर लिख लेते हैं। dy बटा dx बराबर माइनस 1 बटा x y अब बराबर में 2x। अब आपको मतलब नहीं है, देखिए dy बटा dx अकेला है, बिल्कुल है, यहां पर प्लस या माइनस कहे थे तो माइनस है, यहां y है तो यहां भी y है, इसके साथ में फंक्शन है वो x वाला होना चाहिए, यहां भी फंक्शन x वाला होना चाहिए। बस आपका काम बन गया। e के पावर में गौर कीजिएगा, e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन, यही ना, 1 बटा x माइनस 1 बटा x का इंटीग्रेशन, 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x। 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब समझिए, log के आगे यदि कोई कांस्टेंट होता है तो वो उसके पावर में चला जाता है, ठीक है, और यहां e लगा हुआ है, पहले इसको लिख देते हैं, e के पावर हो जाएगा आपका log x के पावर -1, और यदि e के पावर में log हो तो सब खत्म हो जाता है, खाली ये बच जाएगा। हाँ, यानी हो जाएगा x के पावर -1 बराबर में 1 बटा में x, क्योंकि पावर का माइनस हटेगा तो बटा में चला जाएगा। देख लीजिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब अगले क्लास में आज हम छोटा सा ही बस केवल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, केवल कॉन्सेप्ट बता दिए, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बताए हैं। हाँ, इस पर अभी आपको जो है कोई क्वेश्चन भी नहीं किए हैं, बस इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक ये उल्टा वाला हो जाएगा, खाली dx ऊपर dy नीचा, यहाँ x हो जाएगा, तो जब यहाँ x होगा तो फंक्शन y वाला होगा ना, और यहाँ भी फंक्शन y वाला होगा। बाकी क्रिया आपको वैसे ही करना है, वैसे ही क्रिया करना है। e के पावर में यहाँ पर जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन गुणांक, ठीक है। तो आज के क्लास में ये छोटा सा क्लास जरूर आपके लिए है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो जितना भी समाकलन गुणांक वाला क्वेश्चन है, टोटल के टोटल समाकलन गुणांक का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है आज ही। कल जब हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो आपको एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम मजेदार तरीके से सभी सवाल का जवाब देना है लाइव क्लास में आकर, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए है। अब बाकी बात क्रिया आपको करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, जल्दी से सभी लोग जाइए और धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।